नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इस समय मैं इटावा संसदीय क्षेत्र में हूं और आपको मालूम है इटावा से इस समय रामशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वह फिर से इस बार मैदान में हैं और हम जहां इस समय खड़े हैं यह एक गुड़ की भट्ठी लगी हुई है, गन्ने की पिराई हो रही है और यहाँ से गुड़ बना के और यहाँ हाईवे पे बेचा जा रहा है। ज़रा यहाँ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि किसका गुड़ कितना मीठा है और कौन चुनाव में बाजी मारता है। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर सुशील तिवारी है और जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया जी हैं और वो पब्लिक के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आमतौर पर समय समय पर वो पब्लिक से मिलते रहते हैं। मिलने से पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में सूचना भी दे देते हैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, आम आदमी से मिलने के लिए। तो यहाँ की पब्लिक सर उनसे व्यक्तिगत भी संतुष्ट है रामशंकर कठेरिया जी से। तिवारी जी, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ पहले गन्ने की खेती के बारे में। ये क्या गन्ना बेल्ट है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा, या कुछ लोग ही ये गन्ने की खेती करते हैं? सर ये गन्ना बेल्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाईवे पे गुड़ की बिक्री होती है और मार्केट से ज़्यादा प्राइस मिलते हैं, तो हम किसान लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं, काफ़ी रुचि रखते हैं गन्ना की खेती में। तो यहाँ पर 35-40 गांव में कुल मिला के लगभग जो है 3-4 हज़ार किसान गन्ना करते हैं और उनको ठीक ठाक लाभ हो जाता है सर गन्ना की खेती में। लेकिन ये सर गन्ना बेल्ट नहीं है, ये बात आपकी सही है। इटावा संसदीय क्षेत्र है, ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से समाजवादी पार्टी और बीएसपी की क्या स्थिति रहती है। ये दोनों का दावा रहता है कि वे निचली जातियों को, जो तथाकथित निचली जातियाँ हैं, उनके संपर्क में है और उनके समर्थक उनके पास सबसे ज़्यादा हैं। तो तिवारी जी, आप ये बताइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज़्यादा लोग सक्रिय हैं या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के? सर सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर कांटे की टक्कर होती है। जातिगत समीकरण भी कुछ इस तरह के हैं कि दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होती है। लेकिन योगी और मोदी जी की छवि ऐसी है, उनके कार्य ऐसे हैं, कार्यशैली उनकी ऐसी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर समर्थन में ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं सर। एक सवाल और पूछूंगा आपसे तिवारी जी, उसके बाद यहाँ से हम विदा होंगे। ये जो संसदीय क्षेत्र है, ये जो है इटावा और आप कह सकती है मुलायम सिंह का गढ़ जिसको बोलते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र रही है। यहाँ लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या कारण है? समाजवादी पार्टी में क्या ऐसी स्थिति है कि लोग अभी समाजवादी पार्टी से दूर हो गए हैं, या मुलायम सिंह के नहीं रहने से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी बढ़त मिल रही है और अखिलेश यादव के बारे में लोगों का अभी कोई बहुत बड़ा विश्वास नहीं आया है लोगों के मन में? जी सर, मैं आपके प्रश्न को समझ सकता हूं सर। मुलायम सिंह जी के समय पर समाजवादी पार्टी में काफ़ी दबंग लोग थे और प्रभावशाली थे। कार्यशैली कभी अच्छी रही हो समाजवादी पार्टी की किसी भी समय पर, चाहे वो मुलायम सिंह जी के ज़माने में या अभी, कार्यशैली सर कभी भी अच्छी नहीं रही है। केवल वो एक दबंग नेता थे, उनके साथ में दबंग लोग बहुत ज़्यादा थे। उस वजह से उनके समर्थन में यहाँ पर लोग थे और उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा था। लेकिन आज उनसे लोग छुटकारा पा चुके हैं। योगी और मोदी जी की कार्यशैली से लोग खुश हैं। अखिलेश जी का यहाँ पर प्रभाव है, जातीय समीकरणों के हिसाब से उनका प्रभाव है। उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ में सर भेदभाव भी किया है। मैं आपको बताऊं, जब अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब इटावा ज़िला में 24 घंटे लाइट आती थी और हमारा क्षेत्र ये संसदीय क्षेत्र इटावा ही है, लेकिन ज़िला औरैया पड़ता है। तो इतना मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी सीएम को। हमारे क्षेत्र में सर 5-6 घंटे बेहद लो वोल्टेज में बिजली आती थी। ये मतलब जो है इतना भेदभावपूर्ण मतलब एक सीएम कर रहे थे। ये सर मेरे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मतलब इस बात को समझते हैं और कभी भी समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते हैं सर। एक और सवाल बनता है, योगी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया है। इटावा को भी बाहुबलियों का एक क्षेत्र माना जाता था।
क्या वो क्षेत्र अभी भी बाहुबलियों का बना हुआ है या योगी के आने के बाद इस काम में काफ़ी कमी आई है और गुंडागर्दी लगभग रुक सी गई है, बताएंगे क्या? जी सर, बिल्कुल जो है मैं आपके इस प्रश्न को भी समझता हूँ सर। अपने ज्ञान के अनुसार जितनी मुझे जानकारी है, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, उसके हिसाब से सर मैं इसका भी आंसर दे रहा हूँ। पहले यहाँ पर दबंगई थी, एक प्रभाव था गुंडों का और दबंग लोगों का, वो बेहद कम हो गया है। लेकिन सर बिल्कुल कम हो शायद ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन महिलाएं पुरुष सभी काफ़ी राहत महसूस करते हैं, दिन हो या रात हो, चलने फिरने में। यहाँ तक कि ज्वेलरी या अमाउंट भी साथ में हो तब भी किसी तरह का कोई खौफ नहीं है लोगों में। तो ये योगी और मोदी के शासन का प्रभाव है। मैं निष्पक्ष कह रहा हूँ आपसे, लोगों को जानकारी मिले तो सर मैं जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा ही मैंने आपको आंसर दिया है। अखिलेश सरकार में यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था और अखिलेश सरकार ने हमारा ज़िला सूखाग्रस्त घोषित किया था। ये 16 ज़िले सूखाग्रस्त घोषित किए थे और हमारे ज़िले में सर राहत के नाम पर एक भी पैसा नहीं आया था, जबकि किसानों को उम्मीद थी। और अभी सर एक बार पिछले कार्यकाल में एक बार सर यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, सीएम ने आदेश दिया, लेखपाल ने दूसरे दिन आके यहाँ पर सर्वे किया सर, किसानों से मिला और सर्वे करने के बाद में जिस किसान का जितना नुकसान हुआ था 3 या 4 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से तीसरे दिन सर खाते में अमाउंट आ गई थी। ये भी सर मैं निष्पक्ष बता रहा हूँ आपको। ये योगी ने पैसा दिया था? हाँ सर, ये ऐसा योगी सरकार में ही हुआ था। मुझे ईयर वो तो ध्यान नहीं है, लेकिन योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में ऐसा हुआ था सर। तीसरे दिन अमाउंट आ गई थी सर। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, मतलब एक इतनी शानदार मतलब कार्यशैली सरकार की। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो छूटे सांड हैं या जिसको बोल सकते हैं जो पशु जो लोग बांध के नहीं रखते हैं, खेतों में घुस जाते हैं, और ये समस्या लगातार बनी हुई है और चुनावी मुद्दा भी बना था। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भी चुनावी मुद्दा बना था। क्या अब भी ये जो छूटे हुए जो है छुट्टे जो सांड बोलते हैं या जो गाय वगैरह जिन्होंने खोल के छोड़ दिया है सड़क पे, क्या समस्या अब भी बनी हुई है वो? हाँ सर, ये समस्या है। और कहा जाए सर, जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र की मुझे ज़्यादा जानकारी है और बुंदेलखंड की भी जानकारी मुझे होती रहती है। छोटा पशु के कहने में सर थोड़ी सी संकोच होता है। गाय है, गौ माता भी हम कहते हैं, लेकिन उनकी जो है खुले पशुओं की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उससे किसान परेशान भी है सर। लोग सरकार को दोष भी देते हैं सर, लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिए सर केवल सरकार दोषी नहीं है, सरकार कोशिश करती है और इस समस्या को नियंत्रित करने में। लेकिन सर एक तो जो गौशालाएं खोलती हैं उनका जो प्रबंधन होता है वो लोग जो हैं भ्रष्ट हैं और उनकी वजह से ये समस्या से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया जा रहा। दूसरे सर कुछ समस्या का एक कारण ये भी है कि हमारे कुछ किसान भाई ही जब गाय गाभिन हो जाती है, छूटी हुई गाय, तो वो उसको बांध लेते हैं और दूध दोहने के बाद में फिर उसको छोड़ देते हैं। अगर वो सर छोड़ें नहीं तो अभी समस्या काफ़ी हद तक नियंत्रित हो सकती है सर। तो इटावा संसदीय क्षेत्र में आपने लोगों की राय सुनी और देखा कि यहाँ तमाम सुविधाओं के बावजूद लोगों को अभी भी जानवरों को लेकर शिकायत है और प्रशासन से ज़्यादा लोग किसानों को भी दोषी मानते हैं, जिन्होंने गाय से दूध निकालने के बाद गाय को यूं ही छोड़ दिया किसी और के खेत में जाकर खाने के लिए। ये समस्या केवल सरकार की नहीं है, समाज की भी है और ये देखना है कि कौन इसको थोड़ा लोगों में जागरूकता भरता है, कौन इसको ठीक करने की कोशिश करता है। वैसे सरकार लगातार इसकी कोशिश कर भी रही है और सरकार की नज़र में ये सारी समस्याएं, सारी शिकायतें पहले से मौजूद हैं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम उपाध्याय।